बच्चों, आज हम सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, निर्धनता। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, किंतु भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है। अल्प विकसित देशों में विकास की समस्या आज विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। विश्व शांति, सुव्यवस्था और प्रगति के लिए आवश्यक है कि सभी अल्प विकसित देशों का विकास किया जाए और गरीब तथा अमीर देशों के बीच में जो खाई है उसे पाटने की बात सोची जा रही है। किंतु भारत जैसे पिछड़े एवं अल्प विकसित देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। यहाँ पर कृषि की प्रधानता है, वह भी अनार्थिक व पिछड़ी हुई अवस्था में है। यहाँ का औद्योगिक ढांचा अत्यधिक कमज़ोर है, पूंजी की भी कमी है, तकनीकी भी निम्न स्तर की है। यहाँ उपभोग की वस्तुओं का आयात किया जाता है और प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक है। इसकी वजह से हमारा जो सामाजिक आर्थिक ढांचा है वो पिछड़ा हुआ माना जाता है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हम गरीबी किसे कहते हैं। भारत में आर्थिक विकास से संबंधित सबसे बड़ी समस्या गरीबी या निर्धनता की है। गरीबी स्वयं गरीबी को जन्म देती भी है और क्योंकि देश गरीब है इसलिए विकास नहीं कर पाता, और क्योंकि यहाँ विकास नहीं होता इसलिए देश में गरीबी है। तो इस तरीके से गरीबी ही गरीबी को उत्पन्न करती है। सबसे पहले अब हम ये जानें कि निर्धनता क्या है। निर्धनता एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है। उसकी उत्पत्ति और स्वरूप जटिल है, या हम ये कहें कि ऐसे लोगों को जो गरीबी में निवास करते हैं उनको हम तीसरी दुनिया के नाम से भी पुकारते हैं। तीसरी दुनिया के लोगों के पास ना तो अच्छा भोजन होता है, ना वस्त्र होते हैं, ना मकान ही उपलब्ध होता है। इसके कई कारण हैं जिसकी वजह से व्यक्ति गरीब होता है। भारत में भी कई परिवार हैं जो औसत दर्जे का जीवन भी व्यतीत नहीं कर पाते हैं। वे गरीबी से भयंकर रूप से पीड़ित होते हैं। वो सड़कों पर, फुटपाथों पर अपना गुजारा करते हैं और वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। भीख मांगकर जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की दया पर ही जीवित रहते हैं और ऐसी गरीबी भूख और मौत को जन्म देती है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात यहाँ पर समाज में प्रचुर साधन उपलब्ध कराए हैं और समृद्धि को बढ़ावा दिया गया है। किंतु दूसरी ओर तीसरी दुनिया की अजीब तरीके की परेशानियां उत्पन्न हो गई हैं और जो गरीबी और अभावों से त्रस्त है। औद्योगिकरण और मशीनीकरण का शुभारंभ आज के तथाकथित सभ्य और पश्चिमी देशों में हुआ। उन्होंने अपनी औद्योगिक मांगों के लिए एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका आदि महाद्वीपों के देश को अपना उपनिवेश बनाया, उन पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और वहाँ के प्राकृतिक स्रोतों का शोषण किया। प्राकृतिक भंडारों के खाली होने के साथ साथ उन देशों में निरंतर गरीबी बढ़ती गई। साधारण भाषा में गरीबी का अर्थ होता है आर्थिक असमानता, आर्थिक पराश्रितता और आर्थिक अकुशलता से लिया जाता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने गरीबी को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। जैसे योगेश अटल ने गरीबी को
तुलनात्मक दृष्टि से राष्ट्रीय आय से वंचित रहने के रूप में परिभाषित किया और वह लिखते हैं कि गरीबी की अवधारणा का संबंध सापेक्ष रूप से वंचित रहने के तथ्य से है। इसी तरीके से गिलिन और गिलिन ने भी गरीबी को एक परिभाषित करते हुए बताया कि गरीबी वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति या तो अपर्याप्त आय अथवा मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता कि उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता बनी रहे और उसको तथा उस पर आश्रितों को अपने समाज के स्तरों के अनुसार उपयोगी ढंग से कार्य करने के योग्य बनाए रखा जा सके। अर्थात इसमें गिलिन और गिलिन ये मानते हैं कि व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है कि वो अपनी आर्थिक स्थिति को इतना उच्च स्तर पर नहीं रख पाता कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यहाँ पे अब हम गरीबी के विभिन्न कारणों का उल्लेख करेंगे कि वो कौन से ऐसे कारण हैं जो गरीबी के लिए जिम्मेदार हैं। आज के क्लास में हम 4 फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, 4 कारणों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है वैयक्तिक कारक। जैसे कि प्राचीन धारणा में ही हम ये कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं अपनी दशा के लिए उत्तरदायी है। जैसे जब कोई व्यक्ति बीमारी, दुर्घटना, मानसिक अयोग्यता, नैतिक पतन, अविवेकपूर्ण खर्च आदि से ग्रसित होता है तो गरीबी उत्पन्न होती है। कई बार व्यक्ति वंशानुगत रोगों से भी पीड़ित होते हैं, तो कई मानसिक बीमारियों और पागलपन से भी। कुछ व्यक्ति कला, विज्ञान, तकनीकी और साहित्य के क्षेत्र में रुचि रखने वाले होते हैं, तो कुछ को इनमें कोई रुचि नहीं होती। कई बार अल्पकालिक या दीर्घकालिक बीमारी से भी लोगों में गरीबी उत्पन्न होती है। कई बार व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और व्यक्ति अपंग या अंगहीन भी हो सकता है। जैसे अंधापन है, बहरापन है, वो व्यक्ति में शारीरिक अक्षमता पैदा करता है। इस प्रकार की बीमारी, बुढ़ापा, दुर्घटना, अपंगता आदि कई कारण हैं जो व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता का प्रयोग अर्थोपार्जन में नहीं करने की दिशा में दूसरों पर निर्भर हो जाता है। इसी प्रकार हम दूसरा कारण लेते हैं भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण से तात्पर्य है कि हम प्राकृतिक साधनों का अभाव या प्रतिकूल जलवायु या कीड़े मकोड़ों का उत्पात या कोई प्राकृतिक संकट, ये सभी चीज़ें भौतिक पर्यावरण में सम्मिलित हैं। जैसे खराब मौसम के कारण या अत्यधिक गर्मी और सर्दी या ओलों के कारण फसल नष्ट हो जाती है तो लोगों को अभाव या गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे बाढ़ है, अकाल है, भूचाल है, महामारी है, वो भी गरीबी उत्पन्न करती है। कई बार जो लोग समुद्र के किनारे निवास करते हैं तो वहाँ समुद्री तूफ़ान आने की वजह से उनके घर या जो बस्तियाँ होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार कई जीवाणु और कीड़े मकोड़े भी फसलों, जानवरों, उद्योग धंधों को भी नष्ट कर देते हैं और व्यक्तियों को गरीबी का सामना करना पड़ता है। तीसरा फैक्टर है आर्थिक कारक। गरीबी का संबंध आर्थिक पहलुओं से होता है, जैसे अपर्याप्त उत्पादन हो, असमान वितरण हो, आर्थिक उतार चढ़ाव हो, बेकारी हो, गरीबी का दुष्चक्र हो, मंदी हो, ये सब मिलकर गरीबी को जन्म देते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि भारत में उत्पादन के लिए साधारणतः परंपरागत साधनों का प्रयोग किया जाता है और जब ऐसे साधनों का प्रयोग होता है तो वहाँ पर पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं को जुटा पाना भी कठिन हो जाता है। यदि उत्पादन ठीक हो किंतु उसका वितरण असमान हो
तो भी गरीबी उत्पन्न होती है। लोगों का एकाधिकार होने की वजह से अधिकांश मुनाफा वो हड़प लेते हैं और आय की असमानता के कारण लोग गरीबी, दुर्घटना, वृद्धावस्था आदि अवसरों पर आवश्यकताओं की पूर्ति तक करने में असमर्थ रहते हैं। चौथा और अंतिम फैक्टर आज का है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक के अंतर्गत हम शैक्षणिक कमियां, स्वास्थ्य रक्षण का अभाव, आवास सुविधाओं का अभाव, विवाह और पैतृत्व के ज्ञान का अभाव तथा परिस्थितियों से बच्चों और युवा लोगों का असामंजस्य आदि सम्मिलित करते हैं। जैसे आज की अगर शिक्षा प्रणाली हम लें तो उसको हम दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली कहेंगे, क्योंकि यह व्यक्ति को रोजगार से नहीं जोड़ती है और साथ ही साथ जब व्यक्ति शिक्षा में अनुशासन के अभाव के कारण छात्र संतोष की समस्या से ग्रसित हो जाता है। हमारे यहाँ अंधों, बहरों, अपंगों के लिए भी पर्याप्त शिक्षा और जीवन यापन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। जैसे आजकल अनेक वैज्ञानिक आविष्कारों और नवीन चिकित्सा पद्धति आदि के कारण कई बीमारियों पे तो नियंत्रण कर पाए हैं। क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड आदि पर तो काबू पा लिया है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ साधारण लोगों को रक्षण हेतु समुचित सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। वे स्वास्थ्य के नियमों से अनभिज्ञ हैं। बुरा स्वास्थ्य और बीमारी व्यक्ति की कार्यक्षमता को घटा देते हैं। इन परिस्थितियों में कई लोगों की मृत्यु तक हो जाती है और परिवारों को गरीबी का सामना करना पड़ता है। आवास की सुविधाओं के कारण भी लोगों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। गंदी बस्ती में रहने वाले लोग, जिनको कि शुद्ध हवा भी नहीं मिलती, पानी, बिजली, प्रकाश, इन सब के अभाव में और साथ ही साथ भीड़ भाड़ युक्त घर होने पर भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। उसका आत्मसम्मान गिर जाता है, इच्छाएं भी क्षीण हो जाती हैं और इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव गरीबी पर भी पड़ता है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके बचे हुए कारणों का अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्य हैं राजनीतिक कारक है, युद्ध है, सांस्कृतिक कारक है, बढ़ती हुई जनसंख्या है, बेकारी है, कृषि है आदि। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।